मनुष्य को प्रकृति की ओर से संतुलित और सुडौल शरीर मिलता है, लेकिन वो अपने खराब रहन सहन, खराब खान पान की वजह से अपने सुंदर, खूबसूरत और सुडौल शरीर को बेडौल बना जाता है। क्या आपका शरीर भी बेडौल है? क्या आप भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं? तो ये खास कार्यक्रम आपके लिए है। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल जहान। योग और जीवन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए योग। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं विनोद कुमार जी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं, और साथ ही साथ जुड़े हैं हमारे इंस्ट्रक्टर मनोज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। जिस तरह से हमने बातचीत की, प्रकृति हमें बहुत खूबसूरत बना के भेजती है, लेकिन ये व्यक्ति का व्यवहार होता है कि वो अपने व्यवहार के कारण ही एक अच्छे शरीर को खराब बना देता है। आपका इस पर क्या कहना है? मोटापा किस तरह से आता है, किस वजह से आता है? जी देखिए, मोटापे के कुछ कारण माने जाते हैं। खासकर दो तरह से इसके कारण माने जाते हैं। कुछ तो मोटापे के आनुवंशिक कारण हैं, जिस प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि कुछ माता पिता मोटापे के शिकार होते हैं और उनसे यह आनुवंशिक रूप से मोटापा जो है बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो कुछ बच्चे बचपन से ही कुछ मोटापा लिए पैदा होते हैं या बाद में मोटापा रहता है। तो एक तो ये कारण आनुवंशिक रहता है, और जो दूसरा कारण है वो है हमारा खान पान। कई बार हम खान पान कुछ इस तरह का हमारा खान पान या दिनचर्या इस तरह की रहती है कि हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो हम दोनों ही तरह के जो मोटापे के कारण हैं उनके लिए हम उपचार कर सकते हैं, और योग में इसके लिए बहुत सारे उपचार इसमें योग के लिए दिए गए हैं। विनोद जी, जैसे हमने अपने शुरुआती दौर में बताया कि हमारा आहार, हमारा खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने कहा जी। लेकिन बहुत से लोग आज के दिनांक में अच्छा खान पान भी नहीं कर रहे हैं, और सुबह की जो दिनचर्या है वो उनकी 9 या 10 बजे से शुरू होती है। क्या सुबह का समय भी बहुत जरूरी रहता है? जी, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। देखिए, योग, खासकर योग भी तभी लाभदायक होता है जब हमारा आहार विहार युक्त रहे। बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदि हमारा आहार विहार यानी कि खान पान ठीक रहेगा, चलना फिरना, सोना जागना और कर्मों के प्रति हमारी चेष्टा संयमित होगी, तभी योग भी हमारे लिए सुखदायक होगा। तो यदि हम अपना जो दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, योगाभ्यास करना, सैर करना, ये अगर हमारी संयमित होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और साथ ही हमें जिस प्रकार से पुराने समय में घर के कार्य मनुष्य करते थे, अब मशीन युग है, कार्य कम है, तो इस वजह से भी मोटापा बढ़ने का ये भी एक कारण माना जाता है आज के संदर्भ में। तो इसलिए यदि हमारा खान पान, आहार विहार अगर युक्त रहता है तो हम मोटापे को दूर कर सकते हैं। विनोद जी, हमारे बहुत से दर्शक अभी देख रहे हैं, उनके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा जो इस समय मेरे भी दिमाग में आ रहा है। वो ये है कि हम लोग बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं कि एक गोली खाने से आप अपना मोटापा कम कर लेंगे, या फिर आप डाइट करेंगे, या फिर कुछ और चीज़ें खाएंगे अलान फलान, उससे भी आप अपने मोटापे को कम कर लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ योग की बात कर रहे हैं, तो योग ही क्यों जिससे मोटापा कम हो? देखिए, बहुत बढ़िया आपने ये बात कही, क्योंकि जितने भी हम बाजार में देखते हैं, बहुत सारे तकनीकें बताई जाती है, बहुत सारे डाइट्स बताए जाते हैं कि इस तरह की डाइट रखने से या ये दवाई खाने से मोटापा दूर होता है। तो देखिए, कुछ समय के लिए फर्क तो पड़ता है ना, पर अब अगर हमें
लगातार एक ही तरह का शरीर हमें अपने मोटापे को दूर रखना है तो हमें नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाना होगा और जो हमारा एक डाइट चार्ट है, एक हमारा खान पान युक्त रखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, योग से मोटापा दूर ही नहीं होता है और भी अनेक सारी बीमारियां दूर होती है। और साथ में जो लोग स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि हम मोटापे को ही दूर करना है योग से। योग को यदि हम अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लें तो इससे हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और आने वाली बीमारियों से भी हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी, जैसे कि कहा भी जाता है कि जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। बिल्कुल वही बात आपने कही। मैं ये जानना चाहूंगी, योग के साथ डाइटिंग और फास्टिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी देखिए, अगर हम सात्विक भोजन करेंगे और देखिए खाने का एक नियम है कि जब भी आपको भूख लगे तभी भोजन करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी कुछ खा लिया उसके 10 मिनट बाद फिर खा लिया। तो इस प्रकार का जो हमारा खान पान है वो गलत है। तो हमें अपने जीवन को संयमित रखना है, खान पान की आदतों को संयमित रखना है। और जो आजकल हम देखते हैं फास्ट फूड है, उस पर भी हमें नियंत्रित सभी फास्ट फूड को हमें दूर करना होगा। जंक फूड जितने भी बाजार में आते हैं उनका कम से कम उपयोग हम करें और एक जो संयमित आहार है, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते, जब भी हमें भूख लगे तो हमें आधा पेट ही खाना खाना है। आधा पेट कुछ हमें पानी के लिए जगह छोड़नी है और पेट के अंदर कुछ हवा के संचालन के लिए भी जगह छोड़नी है। तो इसलिए अगर बैलेंस तरीके से यदि हमारा खान पान रहेगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। विनोद जी, आप ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब तक डकार ना आए तब तक खाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने खान पान पर जरूर ध्यान नियंत्रण रखना है। विनोद जी, जानना चाहेंगे योग के बारे में कि योगाभ्यास में कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो करने से मोटापा कम होगा, और प्राणायाम पे भी बाद में आएंगे, लेकिन पहले आसन पर आएंगे और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बिल्कुल सामने हैं जो कि योग करके बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, वैसे तो देखिए जब भी योग की बात आती है तो षटकर्मों को पहले किया जाता है। षटकर्मों के बाद हम आसन पे आते हैं। तो आज हम आसन पर चर्चा करेंगे। कुछ हमारे आसन हैं जिनको करने से हम हमारे शरीर पर जो अतिरिक्त चर्बी बढ़ जाती है वो हम दूर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर आचार्य मनोज जी हमारे साथ हैं योगाभ्यास के लिए, तो सबसे पहले कुछ खड़े होने वाले आसन हैं। उसमें सबसे पहले आता है ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पांव आपस में मिलाकर रखें और दोनों भुजाओं को फैलाएं और आसमान की तरफ ले जाएं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच हमें आसमान की तरफ खींचना है और अपना बैलेंस पंजों पर लाना है। बहुत ही बढ़िया ये आसन है और हमारे शरीर के जितने भी नसें हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनको ये खोलता है। और खासकर बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी आसन लाभदायक बताया जाता है। तो देखिए, जब भी हमारा हम आसन करते हैं तो हमें इस क्रम में करने हैं कि धीरे धीरे हम आसनों का अभ्यास करें। एकदम से हमें बहुत ही ज़्यादा जो कठिन आसन है उनसे शुरुआत नहीं करनी है। तो धीरे धीरे हमें ये क्रम अपना बढ़ाना है। तो ताड़ासन से शुरुआत करनी है। ताड़ासन से हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में ताड़ासन, फिर ताड़ासन के बाद ही तिर्यक ताड़ासन भी आता है। इससे हमारे जो कमर की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आता है और जो अतिरिक्त चर्बी है वो दूर होती है। तो जिस प्रकार से आचार्य मनोज जी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमें अपने शरीर को ताड़ासन से ही तिर्यक ताड़ासन यानी कि झुकाव देना है। पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, इस प्रकार से हमें इस आसन का अभ्यास करना है। तो 2 से 3 बार यदि हम ताड़ासन का अभ्यास करें तो बहुत ही उपयोगी है। जो हमारे जैसे, क्योंकि मोटापा हमारे मांसपेशियों में अलग अलग जगह पर संचित रहता है। बिल्कुल। तो जैसे हमारे तोंद बढ़ जाती है या कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाती है, तो उस वसा को, चर्बी को दूर करने के लिए इस तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास काफी लाभदायक है। ताड़ासन के बाद अगली कौन सा आसन आप बताएंगे? देखिए, खड़े होने वाले जो आसन है उन्हीं की श्रृंखला में एक है पादहस्तासन का अभ्यास। तो पादहस्तासन के लिए भी दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं और आगे झुकाते हुए हमें क्योंकि जो हमारे जिस प्रकार से मैं बात की, एक तौंद हमारी कई बार निकल जाती है, तो उसके लिए भी काफी उपयोगी आसन है। आगे की तरफ झुकना है और इस आसन से हमारा जो पेट की मसल्स हैं उन पर खिंचाव पड़ता है, दबाव पड़ता है और इससे जो अतिरिक्त वसा हमारे पेट के आसपास संचित होती है वो दूर होती है। इस प्रकार से पादहस्तासन का हम अभ्यास करेंगे। और थोड़ा सा क्योंकि कुछ आसन ऐसे हमारे रहते हैं कि जिनमें हमें सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहती है। तो जिन लोगों को कमर में दर्द हो वो विशेष ध्यान रखें कि
आगे झुकने वाले आसन ना करें। जी। तो साथ साथ हमें, क्योंकि योग में हमें सावधानियां भी बरतनी होती है बिल्कुल। और श्वासों का भी ध्यान हमें रखना होता है, जी। तभी योग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। बिल्कुल। और एक सावधानी और है कि हमें जितने हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग पोज रहते हैं उसी प्रकार से हमारे बैक बेंडिंग भी पोज रहते हैं। पोज रहें। जी। तो इसी में अर्धचंद्रासन का एक अभ्यास है और ये भी हमारे जो पेट की मांसपेशियां है उनमें खिंचाव उत्पन्न करता है। जी। तो जैसे आचार्य मनोज जी प्रदर्शित कर रहे हैं अर्धचंद्रासन, तो हमें अपना शरीर पीछे की तरफ मोड़ना है, आसमान की तरफ पीछे की तरफ हमें देखना है। तो इससे भी हमारे पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और इससे भी मोटापे को दूर करने के लिए ये आसन भी काफ़ी उपयोगी है। इसका भी अगर हम 2 से 3 बार अभ्यास करें तो ये भी एक बहुत बढ़िया आसन है। जी, बिल्कुल। इसी श्रृंखला में खड़े होने वाले जो आसन हैं इसमें कटी चक्रासन भी आता है। कटी चक्रासन के लिए थोड़ा सा दोनों पाँव के बीच हम फासला रखेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला, और दोनों हाथ सामने की तरफ उठाने हैं और हमें पहले हम बाईं तरफ हम दोनों हाथ ले जाएं और पीछे की तरफ देखना है। पर हमें एक विशेष इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पाँव जिस अवस्था में खड़े हैं उसी अवस्था में स्थिर रहें। जी। और हमें जो बेंड करना है अपने शरीर को कमर से ऊपर करना है। जी। देखिए, जब कमर हमारी बेंड होगी तो जो कमर के आसपास की चर्बी है वो निश्चित रूप से कम होगी, खिंचाव पड़ेगा। तो ये भी दोनों तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ करें और श्वासों का हमें ध्यान रखना है इसमें। जब भी हम पीछे की तरफ जाएं तो श्वास छोड़ें और जब हम वापस आएं तो हमें श्वास भरना है। तो इस प्रकार से 3 से 4 बार इस अभ्यास को करें तो ये भी बहुत बढ़िया आसन है। जी, दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय हम लोग मोटापे को कम करने के लिए जो भी योगासन है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और इस समय जो खड़े होने वाले योगासन है उसके बारे में हमें विनोद जी और इंस्ट्रक्टर मनोज जी बता रहे हैं। सर, अगला आसन कौन सा रहेगा? देखिए, आसन की कड़ी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बहुत सी दिक्कतें होती हैं डिलीवरी के बाद या कोई सिजेरियन होता है तो वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़े दिनों योगाभ्यास करें, 5-10 किलो हमने वजन कम कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। और जहाँ जो आनुवंशिक कारण मोटापे के रहते हैं उसमें भी हमें योग को अपने जीवन में निरंतर अपनाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। यदि हम 1 महीना योगाभ्यास करने के बाद छोड़ देते हैं तो जो हमारे आनुवंशिक कारण मोटापे के रहते हैं उसमें दोबारा से वेट गेन होता है। बिल्कुल। तो हमें जीवन को अपने जीवन का योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तभी हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और जो अगली कड़ी जो है, अगली कड़ी में हम कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। जी। तो देखिए, बैठकर जो करने वाले आसन हैं, सबसे पहले हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज भी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये तो सबका फेवरेट रहता है, बचपन में बहुत ज्यादा, स्कूल में भी बच्चे बहुत परफॉर्म करते हैं। जो हमारे थाइज के पास फैट जमा हो जाता है उसके लिए काफ़ी बढ़िया आसन है। माताओं बहनों के लिए काफ़ी बहुत बढ़िया एक आसन है। तो हमें अपने जो एड़ियाँ हैं वो अपने सीवनी नाड़ी की तरफ वो बेंड करना है, नज़दीक लाना है और एनएस की तरफ लाना है और अपने जंघाओं को ऊपर नीचे हिलाना है। और इसी अभ्यास में हम अपने थाइज पर जोर लगाकर हम जमीन पर भी जोर हम लगा सकते हैं। तो ये तितली आसन है, इसका भी 2 से 3 बार अभ्यास करें, फिर छोड़ें। और जब भी आपको योगाभ्यास करते समय लगे कि हमें थोड़ा रुकना है, आराम करना है, तो हमें आराम भी करना चाहिए। और एक मैं थोड़ा सा एक सावधानी और बताना चाहूँगा, क्योंकि योगाभ्यास योगे रोग भयम, यदि हमें सावधानियों का पता नहीं होगा तो ऐसा भी चांस रहते हैं कि योग से रोग बढ़ भी सकता है। जी। तो हमें कुछ सावधानियां भी योग करते हुए हमें रखनी है। तो सावधानियां क्या है कि सुबह के समय जैसे जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें खाली पेट योगाभ्यास करना है। यदि हम पानी पी लेते हैं तो हमें 1-1.5 गिलास सुबह 2 गिलास पानी पीकर हमें फिर 15-20 मिनट का विश्राम देना है। किसी भी प्रकार की शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, यानी कि हम जब भी योगाभ्यास में बैठें तो कोई भी प्रेशर ना बना हो, हम अपना शौच आदि से निवृत्त हों। तो ये भी हमें अपना योगाभ्यास से पहले ध्यान रखना है। जी। तो इसी कड़ी में जो अगला हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए हम दोनों अपनी टांगे आगे की तरफ फैलाएंगे, बिल्कुल समानांतर, और हमें अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाना है
कमर से आगे की तरफ झुकाएं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ उठाकर और श्वास छोड़ते हुए और दोनों अपने हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और शरीर को आगे की तरफ बेंड करना है जी। तो देखिए जो योगाभ्यास है ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस कर लें, तो हमें धीरे धीरे योगाभ्यास करना है, एकदम से किसी एडवांस पोजीशन में हमें नहीं जाना है। यानी कि दर्शकों, आपको अपने शरीर को बहुत इजी रखना है, अपने शरीर के साथ खेलें ना, आराम से योगा करें और प्यार से योगा करें। जी, तो इस प्रकार से हमारा ये पश्चिमोत्तानासन है, इससे भी हमारी जो पेट की चर्बी है वो दूर होती है। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये फॉरवर्ड बेंडिंग का ये आसन है, तो इसके साथ ही हम उष्ट्रासन का एक अभ्यास करते हैं। उष्ट्रासन के लिए हमें अपने घुटनों पर हमें खड़ा होना है, यानी कि घुटने फोल्ड करके हमें अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाकर श्वास भरते हुए पीछे जाना है और आसमान की तरफ दृष्टि, जिस प्रकार आचार्य मनोज जी प्रदर्शित कर रहे हैं उस प्रकार से हमें, पर ये ध्यान रखें कि जो योगाभ्यास शुरू आरंभ कर रहा है जो साधक, तो वो ध्यान रखें कि बहुत ही एडवांस लेवल पर ना जाए, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। तो ये भी बहुत बढ़िया एक आसन है जी। तो दर्शकों, हमें यहाँ पर इस समय विनोद जी सरल तरीके से किस तरह से मोटापे को हम कम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और इंस्ट्रक्टर मनोज जी भी पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से आपको योगाभ्यास करना है। मेरा इसी बीच एक सवाल भी रहेगा आपसे, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत मुश्किल है अपने लिए समय निकालना। मैंने जैसे कहा भी कि बहुत से लोगों को आदत है कि रात भर काम करना, सुबह लेट उठना, तो क्या योग का भी कोई समय है या फिर किसी भी समय आप योग कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि योग तभी लाभदायक हो सकता है जब हमारा खाना पीना, उठना, जागना, सोना सब हमारा बराबर हो। जी देखिए, देर तक अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा वो जीवन शैली संयमित नहीं है, तो हमें शाम को जल्दी सोकर सुबह में जल्दी उठना होगा और जल्दी उठकर आजकल के समय में जैसे शाम को लोग देर तक काम करते भी हैं, तो मान लीजिए यदि 6 बजे भी हम उठते हैं, 5 बजे ना सही 6 बजे हम उठकर हम योगाभ्यास करें, तो क्योंकि माताओं बहनों को भी घर के कार्य करने होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं, बच्चों को तैयार करना है, पर हमारे जो योग साधक अन्य जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो अधिक समय अगर हमारे पास नहीं होता है, किसी को ड्यूटी जाना है, तो यदि हम 20 से 25 मिनट भी इन आसनों का अभ्यास कर लें तो वो भी पर्याप्त रहता है। पर यह है कि हमें एक निरंतरता हमें इन आसनों में रखनी होगी। निरंतर हम योगाभ्यास करें और 20-25 मिनट भी अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो वो हमारे दिनचर्या के लिए पर्याप्त रहता है। जी, आगे बढ़ते हैं विनोद जी। अगला आसन कौन सा है? पेट के बल के आसन भी आप जरूर बताएं। जी। तो पेट के बल जो करने वाले आसन हैं, तो उसमें एक शलभासन है, बहुत उपयोगी आसन है, पेट की चर्बी को दूर करता है। देखिए, जितने भी आसन हम बता रहे हैं जिससे पेट की चर्बी दूर होती है, उससे कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है जब भी हम योग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक मसल पर प्रभाव पड़ता है तो उसके अनेक लाभ रहते हैं। तो जिस प्रकार से मनोज जी बता रहे हैं, हमें पेट के बल जमीन पर लेटना है और थाई से ऊपर अपने पाँवों को आसमान की तरफ उठाना है। तो इस प्रकार से हम दोनों टांगों को आसमान की तरफ उठाएंगे लगभग 30 डिग्री के एंगल में, तो इससे भी हमें जो थाइज पर हमारा वसा जो चर्बी रहती है वो उस पर भी हमें लाभ मिलता है। तो ये भी बहुत बढ़िया एक आसन है जी। तो इसके साथ ही अगला भुजंगासन एक अभ्यास है। तो भुजंगासन के लिए भी हमें पेट के बल ही आसन किया जाता है। दोनों अपने हाथ जो है अपने छाती के पास रखने हैं, हथेली जमीन की तरफ लगी रहे और कमर से ऊपर अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है और आसमान की तरफ जितना हम देख पाए आसमान की तरफ देखना है, और यह भुजंगासन है। और इसी में हम तिर्यक भुजंगासन भी कर सकते हैं जी। तो तिर्यक भुजंगासन में आकर हमें दाईं तरफ और बाईं तरफ हमें मुड़ना है जी। तो इस प्रकार से तिर्यक भुजंगासन है। तो ये भी हमारे जो चर्बी हमारे जो पेट पर रहती है, तो इस चर्बी को दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी यह आसन रहेंगे जी। तो आसन की हमने बात की, अब मैं चाहूँगी विनोद जी हम कुछ प्राणायाम की ओर भी जाएं, क्योंकि बिना श्वास के योग अधूरा रह जाता है। तो हम चाहेंगे कि अब आप प्राणायाम की ओर जाएं और बताएं कि किस तरह के प्राणायाम किए जा सकते हैं जिससे कि हम मोटापे से भी छुटकारा पाएं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। जी बिल्कुल। देखिए काजोल जी, जिस प्रकार हमने आसनों का अभ्यास किया, आसनों में कुछ हमने सावधानी भी देखी
कि हमें किन आसनों का अभ्यास करना है, सावधानी क्या रखनी है, उसी प्रकार प्राणायाम में भी हमें अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, खाली पेट हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो जो सबसे सरल जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो हाई बीपी वाले होते हैं उनके लिए कुछ प्राणायाम है जो निषेध रहता है, नहीं करने हैं। तो अनुलोम विलोम हर मौसम में हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारे 2 नासारंध्र होते हैं, तो हमें प्राणायाम की मुद्रा बनाकर हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरना है, यानी कि बाएं नथुने से श्वास भरना है। धीरे से पूरा श्वास हमें खींचना है और फिर हमें दाएं नथुने को बंद करके बाएं नथुने से छोड़ना है। इस प्रकार से ये हमारा एक क्रम होता है। फिर हमें जिस नॉस्ट्रल से हमने श्वास छोड़ा है फिर उससे हम इनहेल करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। यानी कि हमारे जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों हमारे नॉस्ट्रल में रहते हैं, दोनों को एक्टिवेट करना है और दोनों नॉस्ट्रल से हमें श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है क्रम से। तो ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो इसे हर मौसम में हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, माताएं बहनें, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी सभी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगला हमारा रहता है कपालभाति। वैसे तो कपालभाति षट कर्मों के अंतर्गत आता है, परंतु इसका संबंध श्वासों से रहता है, तो इसलिए हम इसे प्राणायाम के साथ करवाते हैं। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन हमारे युवाओं को, माताओं बहनों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, तो उन लोगों को बहुत अधिक इसका अभ्यास नहीं करना है। तो हमें जब हम श्वास, इसमें क्या है कि हमें श्वास छोड़ना है और अपने पेट को जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा और स्वतः हमें श्वास भरना है। तो इससे हमारा जो एक तो ऑक्सीजन लेवल जो हमारे शरीर में है वो बढ़ता है, क्योंकि हमारे फेफड़े जब प्राणायाम के बगैर हमारे श्वास से फेफड़ों का कैपेसिटी है डायफ्राम की वो पूरी नहीं होती है, फेफड़ों की कैपेसिटी पूरी नहीं होती है। तो प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े पूरे फूलते हैं और हर हमारे टिश्यूज को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है। तो बहुत बढ़िया एक ये प्राणायाम है कपालभाति। तो कपालभाति का भी हम अगर नियमित रूप से अभ्यास करें और यदि हम 10 मिनट भी दिन में अभ्यास करते हैं तो यह पर्याप्त रहेगा। और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप बीपी की शिकायत रहती है तो वो थोड़ा ध्यान रखें, वो 2 मिनट कपालभाति करें, फिर 2 मिनट अनुलोम विलोम, और इन्हें आपस में मिक्स करके करते रहें। जी। और कोई प्राणायाम आप बताना चाहें? देखिए, इसमें एक भस्त्रिका प्राणायाम है जी। ये कपालभाति की तरह ही होता है, पर हमें इस पे श्वास देना और छोड़ना ये दोनों ही हमें जागरूक अवस्था में करना पड़ेंगे। हमें महसूस करना पड़ेगा, श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है। लंबे गहरे हम श्वास भरें। जिस प्रकार से ग्रंथों में भी दिया गया है कि भस्त्रिका जिस प्रकार से एक कुम्हार की धौंकनी होती है, लोहार की धौंकनी होती है, तो उस प्रकार से हमें लंबे लंबे श्वास लेने भी है और छोड़ने भी है। तो ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी उपयोगी प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पर ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में थोड़ा कम इनका अभ्यास करें और सर्दी में तो अधिक अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम जो है शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। बिल्कुल। विनोद जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए कौन से योगा अभ्यास किए जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमने आसनों के बारे में भी बात कर दी है, प्राणायाम के बारे में भी बात की है, और दर्शक संतुष्ट भी होंगे और ज़रूर अभ्यास भी करेंगे कल से। लेकिन मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगी, योग और औषधि किस तरीके से दोनों को मिलाकर भी हम मोटापे को कम कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद और योग का बहुत ही गहरा संबंध है। जिस प्रकार से आयुर्वेद हमारे वात पित्त कफ पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से योग भी हमारे वात पित्त कफ पर प्रभाव डालता है। और हमें जब भी हम योग करें, हमारा खान पान उचित रहे, हम इस प्रकार की कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड जिस प्रकार से बाजार में है उसका कम से कम सेवन करें। और देखिए, जो हमारे साथी मोटापे से ग्रस्त हैं वो तो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें और पानी पिएं, खाना जब भूख लगने पर ही खाना खाएं, और जितना हमें ज़रूरत हो, यदि मान लीजिए 4 रोटी की भूख है तो हम 2 रोटी ही खाएं और बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें जी। एक
संतुलित हमारा लिमिट में रहकर हर चीज लिमिट में रहकर ही अच्छी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप यहाँ पर आए और इतनी बढ़िया बात आपने हमारे तमाम दर्शकों को बताई। शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और अपने बेडौल शरीर को सुडौल बनाना चाहते हैं तो विनोद जी द्वारा बताए गए तमाम आसन और प्राणायाम का रोज उपयोग करें, लगातार उसके बारे में जानते रहें, देखते रहें। और अभी के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। इस क्रम में बस इतना ही। नमस्कार।